हेलो माय डियर फ्रेंड्स। चलिए केमिस्ट्री पढ़ते हैं सीरीज में। आज हम शुरुआत करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो थर्ड पार्ट है, जिसमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी, मतलब कौन कौन से ऐसी लिमिटेशंस थी वीबीटी का, जिसकी वजह से कौन कौन से ऐसे लिमिटेशन थे वीबीटी की जिसकी वजह से ये फेल हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के क्या क्या अजम्पशन थे। मतलब पहले हम लिमिटेशन देखेंगे, तो सबसे पहला लिमिटेशन देखते हैं कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ लिगेंड विच स्ट्रॉन्ग एंड विच वन वीक। जब हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करते हैं तो हमको पता चलता है कि कोई भी लिगेंड स्ट्रांग है कि वीक है। ठीक है, विच लिगेंड्स इज वीक, विच लिगेंड्स आर स्ट्रांग, ये नहीं बता सकता हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रांग लिगेंड। मतलब जैसे जैसे लिगेंड की फील्ड जैसे जैसे लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ते जाता है, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑर्बिटल में, आउटर ऑर्बिटल इनर ऑर्बिटल में क्या हो जाते हैं, पेयरिंग कर जाते हैं। तो ये जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं बता पाता कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट द इलेक्ट्रॉन इज गेटिंग पेयर्ड। एंड द थर्ड इज इट डज नॉट एक्सप्लेन द कलर एग्जिबिटेड बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमको ये भी नहीं बता पाता कि कौन सा कंपाउंड कौन से कलर का होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं, इट डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक डाटा। सबसे और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जब हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करते हैं तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जब हम मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करते हैं तो हम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखते ही डायरेक्ट अंडर रूट n+2 की फार्मूला से हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जब बात आती है, बहुत बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जो प्रॉपर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करते हैं तो उनसे वो ज़्यादा आता है। कहने का मतलब क्या है कि उनकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू डिफरेंस है। तो इस बारे में जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो नहीं बता पाया कि क्या वजह है, व्हाट इज द रीजन कि कैलकुलेटेड वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में डिफरेंट हो रहा है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये भी नहीं बता पाया। फिर इट कुड नॉट एक्सप्लेन द कलर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। फिर पांचवा जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन थी वो ये बताया कि अगर कौन कौन से जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा हैं, कौन कौन से कंपाउंड कौन कौन से स्पेक्ट्रा देंगे, लाइक किसमें किसमें क्या क्या ट्रांजिशन होगा, डीडी ट्रांजिशन होगा, क्या बोलते हैं एलएमसीटी होगा, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होगा। तो ये सारी चीज़ें जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो नहीं बता पाया। फिर नेक्स्ट जो कमी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। लाइक कई तो कंपाउंड ऐसे थे, कई कंपाउंड ऐसे थे कि वो अपने स्ट्रक्चरल से, मतलब प्रॉपर, लाइक वो ऑक्टाहेड्रल होते हुए टेट्राहेड्रल है, स्क्वायर पिनर है, तो कई स्क्वायर पिनर में भी वो कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा। तो ये सारे कुछ कंपाउंड्स में डिस्टॉर्शन था, उसको भी नहीं बता पाया कौन सा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जैसे मैं बात कर रहा था कि मैग्नेटिक मोमेंट हम कैलकुलेट करते हैं अपना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ, लेकिन जब हम टेम्परेचर वेरी करते हैं, व्हेन वी वेरी द टेम्परेचर, तो व्हाई द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वेरी विद टेम्परेचर एंड आल्सो कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। जैसे मैं पहले बताया कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और तुम्हारे जो कैलकुलेटेड वैल्यू है उनमें जो डिफरेंस आ रहा था, तो वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वो नहीं बता पाया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो बाद लेटर ऑन पता चला कि ऐसा क्यों होता है, जो हम आगे की थ्योरी में देखने वाले हैं। फिर इट डज नॉट मेक एग्जैक्ट प्रेडिक्शन रिगार्डिंग द टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर पिनर स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। अब जब चार कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स के कंपाउंड है, जैसे चार लिगेंड जुड़े हैं मेटल के साथ, तो वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये नहीं बता पाया कि वो टेट्राहेड्रल बनाएगा कि स्क्वायर पिनर बनाएगा। सो द इट कैन नॉट डिफरेंशिएट द स्ट्रक्चरल मैन व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर, आइदर इट विल बी स्क्वायर पिनर और इट विल बी द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। And the last one, it could not explain the structure of copper hexaamine कॉपर। ये जो कंपाउंड है उनकी भी स्ट्रक्चर नहीं बता पाए, क्योंकि इसमें भी कुछ कुछ डिस्टॉर्शन हो जाता है। तो ये सारी क्या बोलते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कमियां थी। अब देखते हैं ये सारी कमी को दूर करने के लिए हमारा मेन जो फोकस है, आवर पर्पस इज टू फोकस द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो हम देखने वाले क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या क्या एजम्पशंस हैं। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट और बचा है कि it does not give any quantitative interpretation of the thermodynamic or kinetic stability of the coordination compound। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये भी नहीं बता पाया कि कौन कौन से कंपाउंड हैं
ठीक है, जो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी और काइनेटिक स्टेबिलिटी के बारे में बता सकता है। तो ये जो लास्ट पॉइंट है इसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यहाँ पे भी फेल हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो है क्या, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब इसमें हम देखेंगे कि इसको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है, दिस इज द सेकंड अप्रोच टू द बॉन्डिंग इन डी ब्लॉक मेटल इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट में जब मेटल लिगेंड बॉन्डिंग की बात करते हैं तो सबसे पहला वैलेंस बॉन्ड थ्योरी था, उसके बाद आया क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है सेकंड अप्रोच था मेटल लिगेंड बॉन्डिंग का डी ब्लॉक के लिए। इट इज प्रपोज्ड बाय बेथे एंड वॉन ब्लैक, एक साइंटिस्ट हैं जो 1930 में क्या किए हैं, इनको बताया था इसके बारे में। फिर आता है सेकंड, this is an electrostatic model and simply uses the ligand electrons to create a electric field around the metal center। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का, ये इसमें कोई कोवेलेंट बॉन्ड या फिर और कुछ बॉन्डिंग नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ एक क्या है, इलेक्ट्रोस्टेटिक मॉडल है। मतलब हमको इसमें ये पता चलता है कि ये सिर्फ एक अट्रैक्शन से मेटल लिगेंड बॉन्ड जो है बना रहता है। ठीक है, फिर थर्ड आता है, लिगेंड्स आर कंसीडर्ड एज पॉइंट चार्जेस एंड देयर आर नो मेटल लिगेंड कोवेलेंट इंटरेक्शन। जैसे मैंने पहले बताया कि देयर इज कोई मेटल लिगेंड कोवेलेंट इंटरेक्शन नहीं होता। ठीक है, प्योरली आयन आयन इंटरेक्शन होता है। मतलब एक तो पॉजिटिव चार्ज आपका मेटल, एक तो निगेटिव चार्ज तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, बिटवीन पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस। अब इसमें एक बात और आती है कि अगर लिगेंड में माइनस चार्ज नहीं है, मतलब अगर लिगेंड नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो क्या कैसे लिगेंड अट्रैक्ट करेगा। मान ली जाए इफ द लिगेंड इज न्यूट्रल मॉलिक्यूल, अगर हमारा लिगेंड न्यूट्रल है तो क्या होगा, जैसे कि अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इन सब के केस में क्या होगा, एक डाइपोल मोमेंट क्रिएट होता है उस कंपाउंड में। जैसे NH3, इफ आई विल टॉक अबाउट द NH3, तो अमोनिया मॉलिक्यूल में जो डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगा उसमें क्या होता है, एक तो नाइट्रोजन में तुम्हारा क्या होगा, माइनस चार्ज होगा। ठीक है, नाइट्रोजन में तुम्हारा क्या होगा, माइनस चार्ज रहेगा, और तुम्हारा हाइड्रोजन में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, जैसे डेल्टा प्लस ऑन द हाइड्रोजन आयन। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, एक डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगा जिससे चार्ज जनरेट हो जाएगा तुम्हारे कंपाउंड में, और वो क्या होगा, मेटल की तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है, एन एटम्स ऑफ ईच NH3 मॉलिक्यूल, ठीक है, और पॉइंट टुवर्ड्स द कोबाल्ट, मतलब ये कोबाल्ट कंपाउंड की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन क्या होगा, इससे बनेगा। ठीक है, तो 3 से 4 हो गए कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या हुआ तुम्हारा, आयन आयन इंटरेक्शन होता है, ना कि कोवेलेंट इंटरेक्शन होता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा हूँ, देखे ये आपको पता चल जाएगा, ये क्या है, मेटल लिगेंड कोवेलेंट इंटरेक्शन नहीं होता है इसमें आयन आयन इंटरेक्शन होता है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट, चलते हैं हम लोग, देयर इज नो एनी इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम एंड डोनर एटम। जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या होता है, तुम्हारा ओवरलैपिंग की बात करता है कि ऑर्बिटल ओवरलैप होता है, हाइब्रिडेशन होता है, ये सारी चीजें, लेकिन इसमें कोई भी इंटरमिक्सिंग नहीं होगा। देयर इज नो एनी इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल एटम एंड डोनर एटम। इट इज प्योरली बेस्ड ऑन योर मेटल लिगेंड आयन आयन इंटरेक्शन। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि कोई भी मेटल के जो ऑर्बिटल्स हैं वो किस तरीके से लिगेंड से इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, जो कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का मेन पॉइंट है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें हम द d ऑर्बिटल्स ऑन द मेटल, ठीक है, द d ऑर्बिटल्स ऑन द मेटल ऑन द ऑल हैव द सेम एनर्जी। जैसे d ऑर्बिटल में हमको पता है कि 5 ऑर्बिटल होते हैं, देयर आर 5 ऑर्बिटल्स इन द d ऑर्बिटल। तो सारे क्या होते हैं, डी जनरेट होते हैं। डी जनरेट का मतलब क्या होता है, सारी की एनर्जी इक्वल होगी। ठीक है, सारे एनर्जी इक्वल वाले ऑर्बिटल को डीजेनरेट बोलते हैं। इन द फ्री एटम, जैसे अगर कोई फ्री एटम की बात करूं, जैसे मान लीजिए आयरन ही है, ठीक है, यहाँ पे मैं Fe ले रहा हूँ, तो Fe के क्या होंगे, जो एटम्स होंगे उसमें जो मेटल होंगे, उसमें जो ऑर्बिटल होंगे उसमें क्या होंगे, नॉन डीजेनरेट। कहने का मतलब डीजेनरेट होगा वो, मतलब उसकी सारी एनर्जी इक्वल होगी। लेकिन जैसे जैसे वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, देखो, बट इन मेटल कॉम्प्लेक्सेस द लिगेंड डिस्ट्रॉय द डिजेनरेसी टर्म्ड एज नॉन डिजेनरेट। लेकिन जैसे ही लिगेंड अप्रोच करता है, व्हेन द लिगेंड अप्रोचेस टू द मेटल, उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब बढ़ जाती है मतलब डिफरेंस आ जाता है, तो उसको बोलते हैं नॉन डीजेनरेट। ठीक है, नॉन डीजेनरेसी आ जाती है। तो यहाँ पे हमको पता चलता है कि 2 टर्म आया, नॉन डीजेनरेट और डीजेनरेट। नॉन डीजेनरेट करने का मतलब क्या है, उसके ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है, अनइक्वल है, और डीजेनरेट मतलब इक्वल है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम, अब इफ अ सिमेट्रिकली फील्ड ऑफ नेगेटिव चार्ज अराउंड द मेटल एंड द d ऑर्बिटल रिमेन डीजेनरेट। जैसे मान लीजिए एक मेटल है, उसके चारों ओर अगर इलेक्ट्रॉन की जो वो है, क्लाउड है, वो
सिमेट्रिकल है, उनके लिगेंड के जो सराउंडिंग एटम है वो इक्वल है, तो उसको हम क्या, वो डीजनरेट रहेगा। लेकिन बट व्हेन द लिगेंड अप्रोचेस द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल इज रेस्ड ड्यू टू द रिपल्सन। अब क्या होगा, मेटल के पास पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन लिगेंड के पास निगेटिव चार्ज, तो क्या होगा, ये रिपल्सन करेगा। रिपल्सन करने की वजह से क्या होगा, ऑर्बिटल की एनर्जी, देखो एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल इज रेस्ड ड्यू टू द रिपल्सन बिटवीन लिगेंड फील्ड एंड इलेक्ट्रॉन ऑन द मेटल। देखिए अब मेन यहां से शुरू होने वाला है आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की बातें। The pattern of splitting of the d orbitals depend on the crystal field, this being determined by the arrangement of the type of ligand। अब ये जो मैं बात कर रहा था नॉन डीजनरेसी की एनर्जी की डिफरेंस की, तो क्या होगा, वो अब मेटल के साइड में जो लिगेंड के अरेंजमेंट होंगे, ठीक है, वो डिसाइड करेंगे किस टाइप के वो अपना स्प्लिटिंग दिखाएंगे। तो इन मोस्ट ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस आइदर 6 or 4 ligands surrounded the metal giving octahedral or tetrahedral structure। अब हमारे पास अगर मेटल के सराउंडिंग में अगर 6 लिगेंड है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अगर 4 लिगेंड सराउंडिंग है तो क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो ये हम इससे पता कर सकते हैं कि कौन कौन से लिगेंड का क्या क्या स्ट्रक्चर आएगा। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं इसमें, देखते हैं कि लास्ट पॉइंट इसका है, इन बोथ द केसेस, ठीक है, इन बोथ ऑफ दिस केसेस द लिगेंड प्रोड्यूस्ड बाय द लिगेंड इज नॉट स्फेरिकली सिमेट्रिकल, thus the d orbitals are not all affected equal by the ligand। चाहे वो ऑक्टाहेड्रल हो चाहे वो टेट्राहेड्रल हो, दोनों के केस में क्या होगा, जो लिगेंड फील्ड है वो सिमेट्रिकली नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए वो अपने प्रॉपर जो डीजनरेसी क्या करेगा, उसको लॉस कर जाएगा, और डीजनरेसी लॉस करने के बाद क्या हो जाएगा, नॉन डीजनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो यही लिख रहे हैं कि इन बोथ ऑफ दिस केसेस द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द लिगेंड इज नॉट स्फेरिकली सिमेट्रिकल, thus the orbitals are not all affected equal by the ligand field। अब वो इक्वल नहीं होने की वजह से क्या हो जाएगा, वो एक दूसरे से अपने एनर्जी लेवल को स्प्लिट कर जाएगा। ठीक है, अब अभी मैं बात किया कि दो चीज होगा, या तो ऑक्टाहेड्रल होगा या तो टेट्राहेड्रल होगा। अब सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट द ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज। ठीक है, अब कैसे होगा ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, इन एन ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटाइटी विद 6 लिगेंड सराउंडिंग द मेटल। जैसे एक मेटल के पास अगर 6 लिगेंड सराउंडिंग है, ठीक है, या तो एटम हो सकते हैं या तो आयन हो सकते हैं, देयर विल बी रिपल्सन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल d orbitals and the electrons, या फिर वो नेगेटिव चार्ज है या फिर इलेक्ट्रॉन लिगेंड है ऑफ द लिगेंड, such a repulsion is more when the metal d orbital is directed towards the ligand then when is away from the। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात अब यहाँ पे आपको पता चलेगा कि लिगेंड जो है मेटल के साथ कैसे अप्रोच करेगा, मेटल की कौन से ऑर्बिटल की सिमेट्री मैच करती है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपको यही पता करना है कि कौन कौन से ऑर्बिटल्स अब क्या होंगे, कौन सी ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी। जैसे डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, डी के 5 ऑर्बिटल हैं, तो उनमें से कौन सी ऑर्बिटल की एनर्जी, विच ऑर्बिटल इज हैविंग मैक्सिमम एनर्जी एंड विच ऑर्बिटल इज हैविंग लेस एनर्जी। तो इस बारे में अगर हम बात करेंगे तो पता चलेगा कि ऐसा कोई लिगेंड जो ऑन द एक्सिस, मतलब जैसे जो लिगेंड मेटल की ऑर्बिटल की एनर्जी को, ठीक है, उसके सेम एक्सिस की से अप्रोच करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है, देखो, सच अ रिपल्सन इज मोर व्हेन द मेटल डी ऑर्बिटल इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द, ठीक है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द लिगेंड व्हेन इट इज अवे फ्रॉम द लिगेंड। ठीक है, अब अगर वो ज्यादा पास आता है, ठीक है, कहने का मतलब क्या है, मेटल डी ऑर्बिटल इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द लिगेंड देन व्हेन इट इज अवे फ्रॉम द लिगेंड, जब वो मेटल के एक्सिस के कोऑर्डिनेट अप्रोच करता है तो उसकी एनर्जी को ज्यादा रिपल्सन करता है, तो उसकी एनर्जी को बढ़ा देता है। लेकिन दूसरा, द लिगेंड देन व्हेन इट इज अवे फ्रॉम द लिगेंड, जब मेटल के क्लाउड से, मेटल के इलेक्ट्रॉन से अगर लिगेंड दूर है, जैसे इसमें बात कर रहा हूं मैं, जो वो है क्या बोलते हैं, डी एक्स स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर ऑर्बिटल जो है, ये क्या करते हैं, मेटल के एक्सिस के अलोंग द एक्सिस, अलोंग द डायरेक्शन अप्रोच करते हैं, तो ये उसकी एनर्जी को बढ़ा देता है। ठीक है, जैसे मैं डायग्राम में दिखेंगे और क्लियर होगा। और अगर एंड डी ऑर्बिटल हमारे पास और है,
एक dxy dyz और dxz ऑर्बिटल विच आर डायरेक्टेड बिटवीन द एक्सिस। अगर बिटवीन द एक्सिस वो अप्रोच करता है, जैसे d ऑर्बिटल के बिटवीन द एक्सिस अप्रोच करेगा, ठीक है, तो वो उसकी एनर्जी को कम कर देता है। एक्सिस विल बी लोवर्ड इन एनर्जी रिलेटिव टू द एवरेज एनर्जी इन द स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड। मतलब आपके पास दो ऑर्बिटल ऐसे हैं जैसे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये दोनों क्या करेंगे, मेटल के ऑर्बिटल के, ठीक है, जो दो एनर्जी हैं, ये दो एनर्जी ऑर्बिटल है, इनकी एनर्जी क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, और ये तीन ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी इक्वल हो जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिगेंड के अप्रोच करने के कारण हो रहा है। मतलब जैसे लिगेंड क्या करेगा, अप्रोच करेगा, तुम्हारे मेटल के जो ऑर्बिटल है स्प्लिट हो जाएंगे। इसी को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल एंडाइटिस। अब ये देखेंगे कि कौन सा ऑर्बिटल कैसे स्प्लिट हो रहा है, ठीक है। अभी देखो, जैसे मैं बात कर रहा था कि ये तुम्हारा क्या है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल डी जेड स्क्वायर, ये शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ डी ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो जैसे ये एक्सिस है, ठीक है, ये तुम्हारा एक्सिस है, इसका ये एक्सिस है। तो अगर कोई इस एक्सिस से लिगेंड अप्रोच करेगा, ठीक है, इस एक्सिस से लिगेंड अप्रोच कर रहा है, तो तुम्हारा मेटल की एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन इधर देखो, यहाँ तुम्हारा एक्सिस क्या इधर है, लेकिन अगर बिटवीन द एक्सिस कहने इधर से अप्रोच करेगा तो ये उतना इफेक्टिव नहीं कर पाएगा, मतलब इसकी एनर्जी क्या करेगा, कम करेगा। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि इधर एक्सिस है, देखो इसका, ठीक है। तो तीन ऑर्बिटल, तुम्हारे जो तीन ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी अलग है और दो की अलग है, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा क्या, लिगेंड की अप्रोच करने की वजह से तुम्हारा तीन ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है लोअर एनर्जी में, और ये तीन जो दो जो क्या हो जाते हैं हायर एनर्जी में हो जाते हैं। मतलब इसमें रिपल्सन ज़्यादा होता है, इसमें रिपल्सन कम होता है, ठीक है। तो रिपल्सन कम होने की वजह से तुम्हारा जो ऑर्बिटल की एनर्जी अलग अलग हो जाती है। इसको बोलते हैं तुम्हारा स्प्रेडिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। अब देखते हैं जो मैं बात कर रहा था, ठीक है। जैसे हमारा मेटल का, ये जो मेटल का डी ऑर्बिटल है, ये मेटल की डी ऑर्बिटल है, तब क्या है, ये पांचों एनर्जी नॉन डी सॉरी डीजेनरेट्स, मतलब पांचों क्या है, इक्वल है। देखो एक ही जगह फ्री मेटल आयन जो है, इसमें सारे की एनर्जी क्या है, इक्वल है। लेकिन अब क्या होगा, जैसे ये देखो तीन एक्सिस में बनाया है एक्स वाई जेड, एनर्जी तुम्हारा क्या हो रहा है, इधर इंक्रीज हो रहा है। ये मेटल है, ये मेटल का क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन का प्लस पॉजिटिव चार्ज। अब इसमें लिगेंड क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। अब देखो कैसे जुड़ता है ये। अभी क्या होगा, मेटल के पास जैसे लिगेंड अप्रोच करेगा, थोड़ी सी इसकी एनर्जी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये लिखा है एवरेज एनर्जी ऑफ द डी ऑर्बिटल इन स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड। अभी क्रिस्टल फील्ड में थोड़ी सी एनर्जी अप होगी। अब जैसे ही लिगेंड आएगा, ठीक है, तो लिगेंड के आने से मैं बता कि जो अलोंग द डायरेक्शन, जो उसी के डायरेक्शन में जो दो ऑर्बिटल हैं वो क्या करते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, और तुम्हारा जो ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। इंक्रीज होने की वजह से दो ऑर्बिटल जो है तुम्हारा क्या चले जाते हैं ऊपर, और तो तीन ऑर्बिटल क्या हो जाते हैं, नीचे चले जाता है, ठीक है। अब ये 3/5 क्या है, पांच ऑर्बिटल में से, ठीक है, आपके पास पांच ऑर्बिटल था, पांच में से तीन जो है नीचे रह गया, ठीक है, तो इसको 3/5 लिखेंगे, ठीक है। 3/5 मतलब क्या होगा, तुम्हारा जो तीन है नीचे है और दो ऊपर है, और जो 2/5 मतलब क्या है, टू ऊपर है टू नीचे, मतलब 5 आउट ऑफ, देखो यहाँ पे टोटल तीन, टोटल कितना था, 5 था, ठीक है। अब टोटल में 2/5 क्यों लिखे, क्योंकि आउट ऑफ 5 यहाँ कितना बचा है, कितना यहाँ नहीं है, 2 नहीं है, ठीक है। मतलब 2/5 ये होगा और 3/5, ठीक है। तो तीन ऑर्बिटल क्या है, अभी वी आर हैविंग 3 ऑर्बिटल्स इन द लोअर एनर्जी एंड द 2 ऑर्बिटल इज हैविंग। एक आपको यहाँ लिखा होगा बेरी सेंटर लिखा होगा, ठीक है। बेरी सेंटर क्या है, एक ये सेंटर है इमेजिनरी सेंटर की, इस सेंटर से जो ऊपर जाता है उसको, इसकी वैल्यू 3/5, डेल्टा ओ का मतलब क्या होता है, डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। और ये मतलब क्या है, जैसे हम टेट्राहेड्रल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डेल्टा टी लिखेंगे, ठीक है। और एक डेल्टा ऑक्टाहेड्रल क्या लिखेंगे, डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। अभी स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड, अभी ये कैसे स्प्लिट हो रहा है आपको पता चल रहा है कि जितनी भी एनर्जी की ऑर्बिटल्स हैं लिगेंड के अप्रोच, जैसे मैं भी बताया कि कौन से फील्ड से वो लिगेंड अप्रोच करेगा, उसकी वजह से ये तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल मैनर में, ठीक है। तो आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे ऑर्बिटल स्प्लिट हो रहा है, ठीक है। ये दो एनर्जी ऊपर चला गया, तीन ऑर्बिटल नीचे हो गया, तो इसी को बोलते हैं नॉन डीजेनरेट। हियर वी आर हैविंग इक्वल एनर्जी ऑफ 5 ऑर्बिटल, बट एज सून एज द लिगेंड कम्स द एनर्जी गेट्स स्प्लिट एंड इट कन्वर्ट्स इनटू टू एनर्जी लेवल। वन इज द ईजी लेवल। हाँ, यहाँ पे आपको ईजी लेवल और T2G नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा मैं कि क्या आपको कैसे हो, क्या है वो T2G और ईजी। तो यहाँ तक आई होप यू आर बेटर अंडरस्टैंड कि कैसे ये स्प्लिट हो रहा है, ठीक है। अब
अब जैसे मैं पिछले वाला स्लाइड ही बता रहा था कि वही स्लाइड है ये, इसका टोटल की वैल्यू होती है, ठीक है। ये नीचे से ऊपर 10 DQ होता है, इसको डेल्टा ऑक्टेट वैल्यू बोलते हैं। यहाँ पे आपको प्लस 0.6 दिख रहा होगा। प्लस 0.6 मतलब जैसे 3/5 को अगर ऊपर बताया 3/5, नीचे बताया 2/5, तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 0.6, ठीक है। और इसको सॉल्व करोगे तो आएगा -0.4। ये प्लस और माइनस तुम्हारा ये बताता है कि ऊपर एनर्जी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है तो प्लस, और नीचे क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है तो क्या होगा, -0.4, ठीक है। तो -0.4 ये क्या है, 2/5 को जो सॉल्व करोगे, व्हेन यू सॉल्व दिस 2/5 you will get -0.4। if this minus is indicating that energy is getting decrease, ठीक है। Splitting of d orbitals in an octahedral crystal with the energy changes measured with respect to the barycenter। ये जो barycenter में बताया कि ये एक प्रकार की इसको इमेजिनरी ग्रेविटी सेंटर भी बोलते हैं, ये जो barycenter है उसको। ये जैसे मैं बात कर रहा था डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग, इसमें क्या होता है, ये हमारा ऑक्टाहेड्रल एक कंपाउंड है। अब ये क्या होगा, इसमें जो जितने भी वो है मेटल्स ऑर्बिटल्स है, तो डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, ये देखो डी ऑर्बिटल्स पॉइंटिंग डायरेक्टली एट एक्सिस, जो एक्सिस में है, देखो ये एक्सिस में है, इधर भी एक्सिस, अगर वो अप्रोच एक्सिस के थ्रू अगर अप्रोच कर रहे हैं तो क्या होगा, ज़्यादा इफेक्टिव होगा तुम्हारा लिगेंड से, उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन बात करते हैं अगर हमारे 3 ऑर्बिटल और है हमारे पास जो डायरेक्टली पॉइंटिंग डायरेक्टली एट एक्सिस अफेक्टेड, ये क्या होता है, ये तुम्हारे ऑर्बिटल को स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है। ये तुम्हारे सिस्टम को स्टेबलाइज करते हैं, और ज़्यादा एनर्जी होती है तो उसको डिस्टेबलाइज करते हैं, ठीक है। तो ये 3 ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल होती है, और एंड दिस 2 ऑर्बिटल्स एनर्जी आर इक्वल। नाउ एक टर्म आया था जब हम स्प्लिट किए थे, तो उसके बारे में बताता हूँ। व्हाट इज T2G एंड EG ऑर्बिटल, व्हाट इज G, ये G क्या है ये हम बताएंगे, पता करेंगे ये T और ये क्या है। अगर ये जो है नेक्स्ट स्लाइड हम लोग, ठीक है। अब देखते हैं कि ये G और ये हमको पता करना है कि क्या चीज़ है। तो इससे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर ट्रिपली डिजनरेट है, मतलब जैसे मैं 3 ऑर्बिटल देखे थे, मान लीजिए हमारे पास D में 5 ऑर्बिटल है, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये 3 ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल थी और ये 2 ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल थी, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिपली डिजनरेट, मतलब क्या, 3 ऑर्बिटल जो है एक साथ है, तो उसके लिए हम लिखते हैं T, ठीक है। A triply degenerate level is labeled as a T, and the doubly degenerate means 2 orbitals equal energy. 2 orbitals is having equal energy, that is called what, E, ठीक है। अभी द सबस्क्रिप्ट G, अभी हमको पता करना है कि ये T2G क्या है। जैसे अभी मैं लिखा था T2G, ठीक है। तो G मतलब क्या होता है, जीरेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको पता नहीं हो तो आप ध्यान से समझिएगा। G मीन्स क्या होता है, जीरेट, एंड द सबस्क्रिप्ट U, ठीक है। U का मतलब, अभी U हमने इसमें डिनोट नहीं किया, लेकिन हम आगे व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स से जरूर हमको पता चलेगा कि U क्या है, ठीक है। U मीन्स होता है अनजीरेड, ठीक है। अभी जीरेड और अनजीरेड क्या है, थोड़ी देर पहले तो हमको G नहीं पता था, अभी G का मतलब हम जीरेड पता किए, अब हम बोलेंगे कि जीरेड क्या है। तो जीरेड एंड अनजीरेड क्या होता है, ये डिजिग्नेटेड होता है किसी भी वेव फंक्शन को दिखाने के लिए, ठीक है। इसमें इन्वर्जन ऑपरेशन के लिए, ठीक है। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, अब आगे थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स आए, अब धीरे धीरे पता चलते जाएगा। सबसे पहले G का मतलब क्या होता है, जीरेड। अब जीरेड U का मतलब क्या पता चला, अनजीरेड। अब ये जीरेड और अनजीरेड आता कहाँ से, कि ये वेव फंक्शन बताने के लिए होता है, ठीक है, कि इवन है कि ऑड है ऑर्बिटल की वेव फंक्शन के लिए। तो जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल बता सकता हूँ, मान लीजिए एक ऑर्बिटल है मेरे पास, ठीक है, ये ऑर्बिटल है, इधर क्या है, इधर का साइन प्लस है और इधर का साइन क्या है, प्लस, दोनों की तरफ प्लस प्लस साइन है। तो क्या होगा, ये जो लोब है, ये जो लोब है, ठीक है, इसमें क्या होगा, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। जैसे ये लोब को इधर लाया, ये लोब को इधर लाया, कहने का मतलब इसको अगर मैं 180 डिग्री पूरा 360 घुमाता हूँ तो ये साइन क्या होगा, चेंज नहीं होगा, दोनों तरफ प्लस प्लस साइन है। तो इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ इन्वर्जन। इसमें क्या है, इन्वर्जन प्रेजेंट है, ठीक है, आई प्रेजेंट है। तो इस टाइप के ऑर्बिटल को क्या बोलते हैं, जी रेड बोलते हैं, जी, ठीक है। जैसे मान लीजिए दूसरा ऑर्बिटल है, ये इधर मैं क्या ले रही है, प्लस, और इधर क्या है, माइनस, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अब प्लस और माइनस है तो इसको चेंज नहीं कर सकते। अगर हम चेंज करते हैं तो माइनस कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये माइनस ऊपर चला जाएगा और प्लस नीचे आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा, जीरेड मतलब सेंटर ऑफ इन्वर्जन नहीं है। इफ इन्वर्जन इज नॉट प्रेजेंट तो इसको क्या बोलेंगे, अनजीरेड, यू, ठीक है। तो यही चीज है जो जी और क्या होता है, जिसमें इन्वर्जन प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं जी, और जिसमें इन्वर्जन प्रेजेंट नहीं होता
उसको बोलते हैं यू। ठीक है, तो बात करता हूँ मैं अगला। द यू एंड जी लेवल्स आर एप्लीकेबल ओनली इफ द सिस्टम पोजेसेस सेंटर ऑफ सिमेट्री। देखो ये होता है सेंटर ऑफ इन्वर्जन। अभी पता चलेगा कि व्हाट इज सेंटर ऑफ इन्वर्जन। एंड दस आर यूज्ड फॉर द ऑक्टाहेड्रल फील्ड बट नॉट फॉर द टेट्राहेड्रल। देखो जब कभी भी हम ऑक्टाहेड्रल सिस्टम की बात करते हैं, जैसे ऑक्टाहेड्रल सिस्टम अगर स्प्लिट होता है तभी हम ये जी अप्लाई करेंगे। ठीक है, तभी हम क्या अप्लाई करेंगे, जी अप्लाई करेंगे। अदरवाइज हम टेट्राहेड्रल सिस्टम के लिए कोई जी भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि जी में मतलब क्या होता है, जीरेड। जीरेड का मतलब क्या होता है, सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट। और सेंटर ऑफ इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, अगर वो, जैसे अभी मैं दिखाने वाला हूँ आपको, डायग्राम से पता चल जाएगा कि क्या चीज है जो आपको जीरेड और अनजीरेड से डिफ्रेंशिएट करता है। ठीक है, अभी देखिए जैसे ये सेंटर ऑफ इन्वर्जन कहने का मतलब क्या है। मान लीजिए एक पॉइंट ये है, ठीक है, ये पॉइंट बी है। ये पॉइंट बी क्या करेगा, अपने से पॉइंट बी से एक लाइन आ रही, अपने सेंटर से इन्वर्ट होके बी डेज में आ रहा है। ठीक है, मतलब कि उसको क्या होना, कन्वर्ट हो रहा है वो। तो ये ए डेज है, ये ए डेज क्या करेगा, इस सेंटर से इन्वर्ट होके इधर आएगा। ठीक है, तो पॉइंट ए इज रिलेटेड टू ए डेज बाय पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ इन्वर्जन। सिमिलरली बी इज रिलेटेड टू बी डेज। मतलब अगर कोई सिस्टम, अगर कोई पॉइंट अपने सेंटर से होते हुए आके इन्वर्ट हो सकता है और उसकी सिस्टम में कोई चेंजेस ना आए, ये ए डेज और बी डेज मैं डिनोट करने के लिए बताया हूँ, लेकिन अगर वो सेंटर से इन्वर्ट होते हुए उनकी सिस्टम में कोई भी चेंजेस ना आए, तब उसमें हम बोलेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री या फिर सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है। मान लीजिए यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है। ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है, और यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन है। तो अभी देखो क्या होगा, ये ब्रोमीन जो है सेंटर ऑफ इन्वर्जन होते हुए इधर जाएगा, लेकिन इधर क्या मिलेगा उसको, क्लोरीन। ठीक है, लेकिन ये क्लोरीन इधर आएगा तो क्या होगा, ब्रोमीन। नहीं, दोनों साइड इक्वल होना, जैसे इधर क्लोरीन है और इधर क्लोरीन है, दोनों क्लोरीन के मॉलिक्यूल क्या हो सकते हैं, इन्वर्ट होकर एक दूसरे की साइड चले जा सकते हैं। ठीक है, तब हम बोलेंगे कि इसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है। मतलब आपका सेंटर ऑफ इन्वर्जन जो ऑपरेशन है उसके होने के बाद तुम्हारा जो सिस्टम होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तब हम बोलेंगे उसमें क्या है, जीरेड प्रेजेंट है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। जैसे वो उसमें अलग अलग मॉलिक्यूल आए तो उसमें हम क्या बोलेंगे, इसकी सेंटर ऑफ इन्वर्जन यानी कि जी प्रेजेंट नहीं है। तो जैसे ये ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहा था मैं, तो अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, एटम है, तो ये क्या होगा, अपने सेंटर ऑफ इन्वर्जन, मतलब इसका सेंटर ये है। ठीक है, इसका सेंटर क्या है, ये है, यहाँ से इन्वर्ट होते हुए ये इधर आ सकता है, ये वाला पॉइंट पे आ सकता है। ठीक है, इट कैन कम इनटू दिस पॉइंट बिटवीन थ्रू इट्स सेंटर। तो इसमें क्या बोलेंगे, इसीलिए इसमें क्या है, जी प्रेजेंट है, मतलब क्या, सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में। जैसे यहाँ पे कोई कंपाउंड, मान लीजिए यहाँ पे कोई एक मेटल एटम है, लिगेंड है, तो ये लिगेंड अगर इस लिगेंड के साथ क्या हो सकता है, यहाँ पे सेंटर है इसका, जैसे ये बताया सेंटर, तो इस सेंटर से क्या हो सकता है, इन्वर्ट हो सकता है, सेंटर से, इस सेंटर से होते हैं। ठीक है, जहां पे भी लिगेंड है, तो इसीलिए तुम्हारे ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में क्या होते हैं, जीरेड प्रेजेंट होते हैं। और ऑलवेज वी राइट डाउन द ईजी एंड T2G। ई बताया मैं डिजेनरेट के लिए और टी बताया ट्रिपल डिजेनरेट के। बट व्हेन वी कंसीडर द टेट्राहेड्रल सिस्टम, देखिए जैसे हम अगर टेट्राहेड्रल सिस्टम की बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर कोई लिगेंड है तो देखो इसके सेंटर से होते हुए अगर इन्वर्ट होता है तो इधर कोई लिगेंड नहीं है। ठीक है, इसीलिए टेट्राहेड्रल जब हम आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि टेट्राहेड्रल में क्या नहीं होता, तुम्हारा जी नहीं लिखा जाता। ठीक है, तो ये आपको आई होप क्लियर होगा कि सेंटर ऑफ इन्वर्जन, सेंटर के थ्रू अगर इन्वर्ट होते हुए तुम्हारा सिस्टम दोनों में कन्वर्ट हो पाता है तो हम डालेंगे जी। जी मतलब क्या, जीरेड। ठीक है, और यू मतलब क्या, अनजीरेड। ठीक है, तो ये हो गया हम तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की बात में। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग कैसा होता है, उसके बाद स्क्वायर प्लेन देखेंगे जो आपके सिलेबस में होंगे 12th क्लास के सिलेबस में। ठीक है, थैंक यू ऑल, और बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।